Hello friends, welcome to CBLR exam preparations. Spectra Core Academy is a trusted name in the field of custom broker licensing exam preparations. We have developed an Android application for the CBLR exam for practicing multiple choice questions, for scoring better results in the online exam as computer-based test conducted by Customs. हमारी ऐप को यूज करके काफी सारे कैंडिडेट्स को बेनिफिट हुआ है एंड दे पास देयर रिटन एग्जाम. Further, they also got benefit in preparation of their oral exams क्योंकि बेसिक्स नहीं चेंज होते हैं, बेसिक्स वही रहते हैं और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे बेसिक क्वेश्चंस ही ओरल में पूछे जाते हैं. और जो जी कार्ड होल्डर्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं उनसे भी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि उनकी ग्राउंड नॉलेज बेसिक्स के संदर्भ में कैसी है. सो इफ यू आर क्लियर इन योर बेसिक्स यू कैन इजिली स्कोर well and you can clear your written as well as oral exams. Link for downloading the app in the Android based mobile is given in the description. ज्यादातर लोग एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, इसीलिए एप्लीकेशन को जहां पे आप हैं, चाहे आप अपनी वर्क लोकेशन में हैं, चाहे आप अपने फील्ड में हैं, अपना वर्क करा रहे हैं, चाहे आप अपने ट्रांजिट में हैं, you can open your mobile and you can refer the questions and you can attempt them and you can make your learning. आप दिन में 2 क्वेश्चन भी याद करते हैं तो इनिशियल के लिए बहुत अच्छा है. धीरे धीरे आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप याद करेंगे, 10 कंसेप्ट याद करेंगे, आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे. यू कैन इजिली पास योर एग्जाम. Myself Sumit Kumar Srivastava, customs broker and faculty for CBLR exam. As I have earlier told you, this exam was earlier conducted in the subjective manner. Theoretical questions आते थे, theoretical लिखना होता था, पास हो जाते थे. For the first time in 2019, this exam became multiple choice question paper. Computer based test में convert हो गया, but there was no negative marking in the exam. तो जिसको जितना आता था उसने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा. But negative marking was introduced in 2020. तो उससे ड्रास्टिकली बहुत ही स्कोर्स पे अफेक्ट पड़ा और पासिंग परसेंटेज जो थी वो भी बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस करी. सो आपको अपने क्वेश्चंस पे जो भी आप जिनके लिए आप श्योर नहीं है उनको आपको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने पे तुक्का लगाना और कितने पे आपको एब्सोल्युटली श्योर होना है कि आपका करेक्ट आंसर है. इसके लिए यू नीड टू अटेम्प्ट देम ऑन द कंप्यूटर और यू नीड टू अटेम्प्ट इट ऑन एन एंड्रॉयड बेस्ड ऐप जिसमें आप उसको कई बार आप अटेम्प्ट करिए पूरे क्वेश्चन पेपर को और ये देखिए कि आप कितना स्कोर अटेम्प्ट कर रहे हैं और कितना स्कोर आपको अचीव मिल रहा है. तो स्कोर रेट आपका क्या चल रहा है, जैसे रन रेट होता है आपका स्कोर रेट क्या चल रहा है. कंटिन्यूसली आपने 5 बार एग्जाम दिया, आपका 5 बार अगर कंसिस्टेंट स्कोर आ रहा है दैट मींस यू विल बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम. सो you have to practice a lot. You need to very well understand that this is a technical exam on the functional aspects of the international business. Already we have discussed part 1 and part 2 of this video series, each having 25 questions. The link given in the description of this video also. In this part 3, having further 25 questions for the MBA, CACS, LLM and the G card holders of this industry. Hope you enjoy learning it. Question 51. At present, which of the following is not included in the value of imported goods? At present means in 2019. In the context of 2019, they are asking which of the following is not included in the value of imported goods. वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स की कंप्यूट होती है ड्यूटी कंप्यूटेशन के लिए, ड्यूटी पेमेंट के लिए. ड्यूटी जो रिवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. Among the options that we have, cost of transportation up to the place of importation, cost of insurance up to the place of importation, ship demurrage charges and landing charges. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. रीजन बीइंग, इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लीगल केसेस हुए जो कि लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस पे आर्गुमेंट्स हुए हैं और डिसीजंस इंक्लूड हुए हैं. इसलिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये क्वेश्चन ड्यूटी कंप्यूटेशन से रिलेटेड है इसलिए अकाउंटेंसी और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर लीगल इम्प्लीकेशंस और इंट्रिकेसीज इतनी ज्यादा हैं कि इसको समझना बहुत जरूरी है. एमबीए और मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर
आपके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही इन्वॉल्व हैं। और ग्राउंड वर्क पे जो लोग फील्ड लेवल पे जी कार्ड होल्डर्स वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी कंप्यूटेशन होगी, ड्यूटी आप अगर ज्यादा पे करवा देंगे अपने कस्टमर का, तो भाई वो आपको अगली बार काम नहीं देगा। और अगर आप उसका कम पे करवा देंगे ड्यूटी उससे, तो गवर्नमेंट या तो इंपोर्टर से बाद में क्लेम करेगी या आपसे क्लेम करेगी। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स कंप्यूट होनी है, तो अब उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ड्यूटी जब हम ये बताते हैं कि ड्यूटी कंप्यूट करने के लिए हमें वैल्यू जाननी है इंपोर्टेड गुड्स की, तो हम जो वैल्यू होती है वो एफओबी वैल्यू होती है। एफओबी वैल्यू में हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हम कितना उसमें फ्रेट ऐड करेंगे एज पर द कस्टम वैल्यूएशन रूल्स, जिसको कि हम फॉलो करते हैं वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए। उस वो रूल्स हैं, डिफाइंड हैं, वो कस्टम एक्ट के दायरे में है। कस्टम और आपकी पूरी जो इंटरनेशनल बिजनेस को जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलाया जाएगा, उसको गवर्न करने के लिए हमारे पास कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 है, जिसे हम रेफर करते हैं। तो कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 ये कहता है कि कितना फ्रेट लगेगा, 20% ऑफ द फ्रेट इन्वॉल्व होगा। तो ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये इंक्लूड नहीं होगा। नहीं, ये इंक्लूड होगा। 20% ऑफ द 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू, जो आइटम की वैल्यू उसका 20% इंक्लूड होगा। इंश्योरेंस कितना इंक्लूड होगा? वो कहता है 1.125% इंश्योरेंस इंक्लूड होगा। कॉस्ट ऑफ द इंश्योरेंस अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, ये भी आंसर नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है शिप डैमेज चार्जेस और लैंडिंग चार्जेस। लैंडिंग चार्जेस 1% लगा करता था वैल्यू को निकालने के लिए। जितनी टोटल चार्जेस आ गई, जितना आपका ड्यूटी कंप्यूट हो गया, उसके बाद 1% लगा करता था काफी समय पहले, 2015, 16, 14 तक ये लगा करता था। 2000 इन 2012 इन 2010 ये बहुत ही कॉमन था, लैंडिंग चार्जेस कंप्यूट होते थे। शिप डैमेज चार्जेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझें कि शिप आया, शिप में सामान आया, आपका डैमेज लग गया, आपने टाइम पे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपने अपना नहीं क्लियर करवाया गुड्स, और आपका डैमेज लग गया। डैमेज इंक्लूड होगा वैल्यू में ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स या नहीं? कस्टम वैल्यूएशन रूल्स डैमेज चार्जेस को इंक्लूड करने के बारे में कुछ नहीं कहता है। लेकिन अब इस कंसेप्ट को डिटेल में समझिए। पेंडेंसी पोर्ट पे बढ़ती है अगर आपने गुड्स, आपने या किसने भी इंपोर्टर्स ने गुड्स मंगा लिया और वो क्लियर नहीं करा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पेंडेंसी बढ़ती है पोर्ट पे, ड्वेल टाइम बढ़ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस करता है। तो चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और उसके अलावा जब डैमेज लग गया तो डैमेज जो चार्जेस हैं वो डैमेज चार्जेस इसीलिए रखे गए हैं कि ड्वेल टाइम रिड्यूस करे, पेंडेंसी रिड्यूस करे, या फिर अगर आप जरूरत से ज्यादा जो आपको टाइम दिया गया है उससे ज्यादा आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, स्पेस का आपके पास स्पेस नहीं है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास पैसा नहीं है ड्यूटी पे करने के लिए, तो वो डैमेज चार्जेस कंप्यूट हो जाता है। डैमेज चार्जेस पेएबल होता है। तो जब डैमेज चार्जेस पेएबल होगा, चाहे वो शिपिंग लाइन को पेएबल हो, चाहे एयरलाइंस को पेएबल हो, चाहे आपके कस्टोडियन को पेएबल हो, जब डैमेज चार्जेस लगा और डैमेज चार्जेस पेएबल हुआ, तो आपने पे किया, तो जब आपने पे किया तो भाई वो उसको ऐड करेंगे अगर ड्यूटी में, तो ड्यूटी भी बढ़ेगी उस हिसाब से, चाहे ड्यूटी कितनी भी लग रही हो। 18% जीएसटी लग रही है और आपके बाकी सपोज करिए 10% लग रहा है, तो वो बढ़ जाएगी अमाउंट। तो जो रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज होती हैं वो चाहती हैं कि ड्यूटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ के आए, इसीलिए डैमेज चार्जेस भी पिक्चर में आता है और लैंडिंग चार्जेस भी पिक्चर में आता है। तो ऐसे कुछ केसेस हुए थे जिसमें चार्टर्ड व्हीकल से गुड्स इंपोर्ट हुए, बट वो टाइम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम क्लियर नहीं हुए, और उन्होंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी। बिल ऑफ एंट्री फाइल करी तो उन्हें उस टाइम पे डैमेज कितना लगेगा उनको नहीं पता था, तो उन्होंने अपना कस्टम क्लियरेंस करवा लिया, गुड्स उनके गोडाउन में, इंपोर्टर के गोडाउन में पहुंच गए। फिर महीने भर के बाद
जो शिपिंग लाइन थी उसने उनसे डेमरेज चार्जेस क्लेम किया तो उनको देना पड़ा तो उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने दे दिया तो उसके बाद फिर जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होती है वो मॉनिटर करती है, ऑडिट करती है कि आपकी क्या बिल ऑफ एंट्री थी, कितना ड्यूटी आपने कंप्यूट किया। तो उनको ये पता लगा कि डेमरेज चार्जेस इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन डेमरेज चार्जेस जो है बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के टाइम पे नहीं किए गए थे, उसके बाद पे किए गए थे। तो उन्होंने इसको ये समझा कि डेमरेज चार्जेस को हटाया गया पिक्चर से और डेमरेज चार्जेस पे ड्यूटी बन सकती थी, इसलिए उसको कंप्यूट नहीं कराया गया। तो उन्होंने रेड किया इंपोर्टर के वेयर हाउस को, उन्होंने सीज किए गुड्स। इंपोर्टर कोर्ट में गया क्योंकि कस्टम से उसने कहा, कस्टम नहीं माना, उसने कहा नहीं, हमें तो ड्यूटी चाहिए, आपने ड्यूटी नहीं दी है भैया, हम तो वही रेड करेंगे, सीज करेंगे, कंफिस्केट करेंगे। वो कोर्ट में गया, कोर्ट में ये जजमेंट सुनाया गया कि एज पर सेक्शन 14 जिसमें वैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है, जो वैल्यूएशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग शिप डैमरेज चार्जेस इंक्लूड होने की बात कहीं नहीं कही गई है। और ऐसा हुआ था टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस में। ये ऐसे जजमेंट और रूलिंग्स आपको मिल जाएंगे, यू कैन गूगल इट। बट ये जो शिप डैमरेज चार्जेस है इसको कस्टम्स या नेशन लेता है कंप्यूटेशन करने के लिए। तो एक पर्टिकुलर केस में ये डिसीजन दे दिया गया कि शिप डैमरेज चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे, बट ये जेनरिक डिसीजन नहीं दिया गया, ये जेनरिक डिसीजन नहीं था। तो आगे भी कभी ऐसा कोई केस होता है, ऐसा कोई सिनेरियो होता है जिसमें डेमरेज चार्जेस लग रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ड्वेल टाइम को रिड्यूस करने के लिए, पेंडेंसी को कम कर, कोर्ट पे पेंडेंसी को कम करने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि ड्वेल टाइम को रिड्यूस करने से और पेंडेंसी को कम करने से बढ़ता है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ही डेमरेज चार्जेस इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर डेमरेज चार्जेस किसी शिपमेंट में लग रहे हैं तो उसे कस्टम्स इंक्लूड करेगा, और अगर इंपोर्टर पे नहीं करता है तो ये वो फिर अपना जुडिशरी को अप्रोच करना चाहता है तो अप्रोच करे, हो सकता है उसके केस में उसे रियायत मिल जाए, पर जनरल पब्लिक को इस केस में रियायत नहीं मिलेगी। अगर मिल जाती है तो हर कोई ड्वेल टाइम बढ़ाएगा, हर कोई पेंडेंसी बढ़ाएगा कोर्ट पे, तो टाइम पे क्लियरेंस ही नहीं कराएगा। तो इसलिए शिप डैमरेज चार्जेस एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं, इस पे चर्चा नहीं हो सकती है आगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि शिप डैमरेज चार्जेस इंक्लूड होगा जिस सिनेरियो में इंपोर्टर की गलती की वजह से डैमरेज पड़ेगा, उसको उस पे ड्यूटी कंप्यूटेशन, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बाकी वो आगे जाके किसी भी कोर्ट को या जुडिशरी को अप्रोच करता है, ये उसका अपना इंडिपेंडेंट परव्यू है। लैंडिंग चार्जेस 1% लगा करते थे, 20% आपका फ्रेट लगा, 1.125% आपका इंश्योरेंस लगा, उसके बाद आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी, उसके बाद आपका जो भी एक्साइज या आपका एडिशनल ड्यूटी लगती थी या उसकी जगह पे आपका जीएसटी लगा। जीएसटी लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसके ऊपर 1% और लगा, क्योंकि भाई वहां पे पोर्टर्स होते हैं, उन्होंने अपना पैकेट्स उठाना होता है, वेयर हाउस में रखना होता है, तो वो चार्जेस को कह के लैंडिंग चार्जेस पिक्चर में था कि लैंडिंग चार्जेस लगते हैं, 1% मान लिया गया, असेसेबल वैल्यू का 1% ऐड हो जाता था और सॉफ्टवेयर में कंप्यूट होके ड्यूटी कंप्यूटेशन में आ जाता था बिल ऑफ एंट्री में। तो इस पे भी केस हुआ। विप्रो का कुछ कंसाइनमेंट आया, उन्होंने लैंडिंग चार्जेस लगाया। लैंडिंग चार्जेस के बारे में सेक्शन 14 में वैल्यूएशन रूल्स में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जो कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 है उसमें लैंडिंग चार्जेस को ऐड करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, जबकि लैंडिंग चार्जेस अनऑफिशियली लगा करता था। तो विप्रो ने कोर्ट को अप्रोच किया, फाइनली कोर्ट का ये जजमेंट आया कि उन्होंने ये कहा कि लैंडिंग चार्जेस सबसे नहीं लगा करेगा, और ये एक जेनरिक फैसला आया फॉर द जनरल पब्लिक कि कोई भी मंगाए, किसी स्पेसिफिक केस के चलते नहीं हुआ, एक जनरल डिसीजन हुआ कि लैंडिंग चार्जेस क्योंकि नहीं लिखा गया है तो ये इसको नहीं माना जाएगा। फर्दर भी इस पे आर्गुमेंट्स हुई है, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे डिसीजन दिया कि लैंडिंग चार्जेस कंप्यूट नहीं होगा असेसेबल वैल्यू में या ड्यूटी कंप्यूटेशन में। फाइनली लैंडिंग चार्जेस को रिमूव कर दिया गया, वो सॉफ्टवेयर से भी हट गया, बिल ऑफ एंट्री में अब नहीं आता है। और ये जो डिसीजन हुआ 2019 में हुआ, इसलिए जब 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो नेसिन ये जानना चाहती है, कस्टम्स ये जानना चाहती है कि वेदर यू आर अवेयर अबाउट दिस रिसेंट जजमेंट और नॉट। तो क्वेश्चन इस बात को रेफर करता है, आसपास के
आसपास में होने वाले जो चेंजेस होते हैं आपके सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, वो आपको पता होने चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और आपको उस संदर्भ में उसका आंसर देना है। यू नीड नॉट नो एवरीथिंग अबाउट द लीगल कॉम्प्लिकेशंस और द इंट्रिकेसीज इन्वॉल्व्ड इन एनी प्रोसीजर, बट आपको जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज 2019 की यही कहती है कि एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। आंसर इज लैंडिंग चार्जेस। सो एज फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन डी और ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 52, कोल इज क्लासिफाइबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स। आइटम को क्लासिफाई करने के लिए हमने पिछला एक क्वेश्चन देखा था कि चैप्टर नोट्स होते हैं, सेक्शन नोट्स होते हैं, फिर एचएसएन नोट्स होते हैं जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं। तो कोल पूछा जा रहा है किस चैप्टर में है। जो चैप्टर्स हैं वो आइटम वाइज हैं, प्रोडक्ट वाइज हैं, कि प्रोडक्ट्स को, आइटम को किस पर्टिकुलर चैप्टर में ले जाके क्लासिफाई किया जाएगा। कोल को चैप्टर 27 में क्लासिफाई किया जाता है। दैट्स व्हाई एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 53, goods were provisionally assessed on 1st January 2019 and the same were finally as well as duty adjusted on 15th March 2019. The limitation of 1 year for ordering refund under section 27 of the Customs Act 1962 shall begin from। ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1 जनवरी को और उन्हीं गुड्स का जो फाइनल असेसमेंट होना है वो 15 मार्च को हुआ और 15 मार्च को ही ड्यूटी पे हो गई। अब जो सेक्शन 27 के अंदर रिफंड क्लेम करना होता है कि ड्यूटी ज्यादा पे हो गई और हमें उसका रिफंड लेना है, वो जो लिमिटेशन है वो किस दिन से अप्लाई होगी? 1 जनवरी से जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, या 15 मार्च से जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट हुआ प्रोविजनल असेसमेंट पे, या 31 मार्च को जिस दिन ईयर एंडिंग था, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था 31 मार्च को, या नन ऑफ द अबव, कोई और डेट लगेगी इस पे। तो एज पर सेक्शन 27 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 जिस दिन फाइनल असेसमेंट होती है उस दिन से डेट पिक्चर में आती है कि आप रिफंड उस डेट तक क्लेम कर सकते हैं 1 साल की अवधि के अंदर। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 मार्च 2019। क्वेश्चन 54, एज पर deferred payment of import duty rules 2016, duty for goods corresponding to bill of entry returned for payment from 1st day to 15th day of any month has to be paid by which day? ये 1 से 15 तक अगर ड्यूटी बनी तो आपको कौन सी डेट को ड्यूटी देनी है एज पर द डेफर्ड पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रूल्स 2016? डेफर्ड पेमेंट है तो डेफर्ड पेमेंट रूल्स को हमें रेफर करना पड़ेगा। हम उसको रेफर करते हैं, वो ये कहता है कि अगर 1 से 15 के बीच में ड्यूटी कंप्यूट हुई है तो आप नेक्स्ट डे यानी कि 16 को पे कर देंगे, और अगर 16 से 30 या 16 से 31 तक कंप्यूट होती है तो आप उसके अगले दिन यानी कि पे बाय 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1 से 15 के बीच में कंप्यूट हुई है तो कब पे होगी, तो 16th डे ऑफ द मंथ। So as per the question, option B is the correct answer. थोड़ा अगर इसको लॉजिकली भी समझें तो आप ये समझिए कि ड्यूटी कंप्यूट हो गई, डेफर्ड पेमेंट में आपको बेनिफिट दे दिया, फैसिलिटेशन दे दिया, अब ड्यूटी आपको होल्ड करने का कोई राइट नहीं है, तो भाई 15 के बाद 16 को आ जाइए और ड्यूटी पे कर दीजिए गवर्नमेंट को। इट सेम लाइक जीएसटी। जीएसटी आपको बोला गया आपको 1 महीने के बाद पे करना है, मंथली पे करना है तो आप 1 महीने के बाद पे करेंगे। आपको अगर फैसिलिटी दी हुई है क्वार्टरली रिटर्न्स की तो आप 3 महीने के बाद जो आपकी जीएसटी इकट्ठा आपके पास हुई है, आपने सरकार के बिहाफ पे वो ड्यूटी इकट्ठा करी है, तो सरकार के बिहाफ पे ड्यूटी आपने इकट्ठा करी है, सरकार आपको डेफर्ड पेमेंट का उसमें प्रोविजन दे रही है कि आप क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करिए, तो आपको 3 महीने के बाद तुरंत आपको फाइल करनी, इसलिए रिमाइंडर्स आते हैं और आपको तुरंत फाइल करना चाहिए। तो लॉजिकली भी अगर थोड़ा सा समझे तो लॉजिकली यही है कि बाय 1 से 15 के बीच में ड्यूटी आपकी बनी तो डेफर्ड पेमेंट में आपको जो फैसिलिटेशन मिला वो सिर्फ उस 15 दिन के अंदर ही मिला। अगर 10 तारीख को ही या 12 को ही तो वो 15 तक ही है फैसिलिटेशन आपको, तो आपको 16th डे ऑफ द मंथ में पे कर देना है। एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
Question 55. What is the rate of interest applicable if the refund is delayed beyond 3 months from the date of final assessment? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगा अगर रिफंड डिले हो जाता है 3 महीने से ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट? फाइनल असेसमेंट हो गई, रिफंड बन गया, सरकार ने रिफंड नहीं दिया, सरकार के ऑफिशियल्स बिजी थे, किसी वजह से वो डिले हो गया, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा? तो क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ द ऑप्शन दैट वी हैव 12%, 15%, 18% एंड 6%, कितना होगा? कितना होगा ये समझने के लिए हमें बेसिक्स थोड़े से समझने होंगे। सेक्शन 46 में बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, सेक्शन 47 में आउट ऑफ चार्ज होता है। एज पर सेक्शन 47 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 47 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962, जो लायबिलिटी बनती है, ड्यूटी लायबिलिटी का इंटरेस्ट कितना होगा, वो होता है अगर आपने ड्यूटी नहीं दी है, जो ड्यूटी कंप्यूट हुई, अगर इंपोर्टर ड्यूटी को नहीं देता है तो वो कितना होगा? वो 15% का इंटरेस्ट लगेगा उस पे। लेकिन अगर उसने ड्यूटी जमा कर दी और उस पर रिफंड आना है, एक्स्ट्रा ड्यूटी जमा हो गई, उसको रिफंड किया जाना है, तो उसके लिए जो समय सीमा होती है वो 3 महीने की होती है। अगर 3 महीने के अंदर नहीं दिया तो जो रिफंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और वो सरकार देगी। गवर्नमेंट विल गिव दैट ड्यू इंटरेस्ट टू द इम्पोर्टर। वो इंटरेस्ट जो लगेगा वो एट द रेट 6% लगेगा। तो एज पर द ऑप्शंस, option 4 और option D is the correct answer. Question 56. What if an importer does not present the bill of entry within the time limit specified? ये क्वेश्चन 2019 के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है। क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम वर्किंग प्रोसीजर्स चेंज होते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम समझें कि अगर उसने बिल ऑफ एंट्री टाइम पे विद इन द टाइम लिमिट, कि आप 3 दिन में अपनी छुड़वा लीजिए, अपना क्लियरेंस करवा लीजिए अपने इंपोर्टेड कंसाइनमेंट का, आपने नहीं करवाया तो आपने बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल करी 3 दिन के अंदर, क्लियरेंस कैसे होगा? तो पेनाल्टी क्या लगेगी अगर आप चौथे दिन फाइल करते हैं? पेनाल्टी ऑफ 5,000 पर डे हैज टू बी पेड, penalty of rupees 5,000 per day for the first day and rupees 10,000 for the second day onwards has to be paid. Penalty of 5,000 per day for the first 3 days and rupees 10,000 for the fourth day onwards has to be paid and none of the above. तो none of the above तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने पेंडेंसी को बढ़ा दिया, आपने ड्यूअल टाइम ऑफ द कार्गो को बढ़ा दिया, तो और लोगों को परेशानी होगी, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, तो आपको किसी तरह की पेनाल्टी लगनी चाहिए, इसलिए नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा। और पेनाल्टी लगेगी तो ड्यूटी बढ़ेगी, ड्यूटी बढ़ेगी तो बेनिफिट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन आंसर आएगा। तो उसको देखने के लिए जो बेसिक्स हैं, कस्टम्स का नोटिफिकेशन है 36/2019 जो ये बताता है कि कितना पेनाल्टी लगेगा। इसी के आधारित कोर्ट ने अपने अपने नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं, जिनकी समरी यही है कि पेनाल्टी 5,000 पर डे लगेगी पहले 3 दिन के लिए और उसके बाद 10,000 फोर्थ डे ऑनवर्ड्स के लिए लगेगी। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब रूलिंग थोड़ी चेंज हो गई है। अब आपकी माल शिपमेंट आने से पहले आपको उसको एडवांस में फाइल कर देना है और क्लियरेंस की प्रोसीजर को इनिशिएट कर देना है। एज पर द सिनेरियो ऑफ 2019, answer for this question is option C or the option 3rd. Question 57. An advance bill of entry is presented on 27th October 2017 and entry inwards to the vessel is given on 2nd November 2017. What should be the rate of duty? हमने से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पिछले किया था, इसमें बताया था सेक्शन 15 में प्रायर बिल ऑफ एंट्री के केस में रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। Among the options that we have, the rate of duty as on 27th October 2017, rate of duty as on 2nd November 2017, rate which is higher of the two, none of the above. So as per section 15, if bill of entry is filed in advance, तो जिस दिन वो एक्चुअली में एंट्री लेगा, कंट्री के बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स को क्रॉस करके कंट्री के अंदर आएगा, उसी दिन का एक्सचेंज रेट प्रेवलेंट होगा, चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो।
rather than उस डेट को जिस दिन प्रायर में बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई थी। तो एज पर द क्वेश्चन 2 नवंबर इज द राइट आंसर। जिस दिन एंट्री इनवर्स दी गई उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी। एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जामिनेशन क्वेश्चन 58 says examination in relation to any goods includes। एग्जामिनेशन क्या होता है? आप फिजिकली जाके वेरीफाई करते हैं, एग्जाम करते हैं गुड्स को, तो क्या क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शंस आर ओनली मेजरमेंट, ओनली वेमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका फिजिकल मेजरमेंट भी होता है, वेट भी मेजरमेंट होता है, उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, मेजरमेंट भी और वेमेंट भी। वेट भी निकालेगा, डायमेंशंस भी लेगा, सब करेगा। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन 3 और द ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 59 once the goods are confiscated the ownership vests with। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है, इसको सीएस भी समझें, एमबीए लोग सिर्फ ये समझें कि अगर आपको किसी गुड्स को मंगाने की इजाजत नहीं थी या आपने गुड्स मंगा लिया और आपने उस पे जो करेक्ट ड्यूटी देनी है वो नहीं दे रहे हैं, मैटर एडजुडिकेशन में जाएगा, तो गुड्स को कस्टडी में लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए गुड्स का कन्फिस्केशन होता है। इंपोर्टर ने सपोज करिए मोबाइल एसेसरीज मंगा लिया, बट जितना उसको डिक्लेयर करना चाहिए था उतना उसने डिक्लेयर नहीं किया, कस्टम वाले को डाउट हुआ, कस्टम वाले ने फर्स्ट चेक दिया, उसमें आइटम्स ज्यादा निकल गए, उतना उसने पैकिंग लिस्ट में डिक्लेयर नहीं किया था, तो वो गुड्स कन्फिस्केट होंगे। तो जब कन्फिस्केट होंगे तो जो मोबाइल एसेसरीज उसने मंगाया, लेट्स से 10 लाख की शिपमेंट है या उसकी 50 लाख की शिपमेंट है, तो ओनर तो इंपोर्टर था क्योंकि उसने मंगाया, चाइना से मंगा लिया, आ गया। हम जो भी टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 2019 के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, तो समझिए कुछ कंसेप्ट चेंज नहीं होते हैं और कुछ कंसेप्ट समय के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो क्या चेंज हुआ है वो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए, और जो चेंज नहीं हुआ है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ओनर जो था वो ओनर जो था वो इम्पोर्टर था, इम्पोर्टर ने मंगा लिया लेकिन उसने गलत किया, उसने गलत किया तो गवर्नमेंट ने, कस्टम अथॉरिटीज ने कन्फिस्केट कर लिया। जो कन्फिस्केट कर लिया तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे किया, तो गवर्नमेंट उसकी ओनर बन गई जैसे ही कन्फिस्केट किया। अमंग द ऑप्शंस आर देयर इज नो चेंज इन द ओनरशिप, नो चेंज आएगा ओनरशिप में। क्यों आएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है। ताकत किसके पास में है? सरकार के पास में। जब ताकत सरकार के पास में है, लायबिलिटी देश को चलाने की सरकार के पास में है, तो उसको ड्यूटी चाहिए, उसको रेवेन्यू चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो चेंज इन ओनरशिप तो होगा, क्योंकि आपको जो ड्यूटी देनी चाहिए थी आपने वो ड्यूटी नहीं दी, तो सरकार आपसे कलेक्ट करेगी, चाहे जैसे कलेक्ट करे। Option B says the government, yes, the government is there. Jointly with the government and original owner, कोई पार्टनरशिप, तो आपने गलत काम किया तो पार्टनरशिप थोड़ी ना हो जाएगी आपकी और गवर्नमेंट के बीच में, या आप लोग ज्वाइंट ओनरशिप आ जाए। नो, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट, वंस द गुड्स आर कन्फिस्केटेड द ओनरशिप वेस्ट विद द गवर्नमेंट। फिर ओनर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उस पे जितना ड्यू उसका ड्यूटी है वो अपना लेगी। अगर वो ये सोचेगी कि अगर सपोज करो आपने ड्यूटी की चोरी करी है, ड्यूटी का प्रॉब्लम है, तो वो जो पेनाल्टी लगाना है, ड्यूटी लेना है, वो गवर्नमेंट लेके एडजुडिकेशन करके आपका रिलीज कर देगी गुड्स। लेकिन अगर आपने कुछ प्रोहिबिटेड गुड्स मंगा लिए हैं जो आपको नहीं मंगाने चाहिए थे, आपने गलत किया, हजार्डस वेस्ट मंगा लिया, तो वो कन्फिस्केट कर लेगी, वो फिर रिलीज नहीं करेगी। क्वेश्चन 60, whether second hand goods other than capital goods can be imported into India। सेकेंड हैंड गुड्स क्या इंपोर्ट किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, भाई किसको फील्ड लेवल की नॉलेज है, किसको नहीं है। यस, दे कैन बी फ्रीली इंपोर्टेबल। कुछ भी हो इंपोर्ट कर लो, सेकेंड हैंड हो, थर्ड हैंड हो, फोर्थ हैंड हो, सड़ा हो, गला हो, पुराना हो, इंपोर्ट कर लो ना, ये तो नहीं होगा। नो, दे आर प्रोहिबिटेड। मान लिया दे आर प्रोहिबिटेड, कुछ तो लिमिट लगाएंगे ना
तीसरा ऑप्शन है yes against authorization issued by DGFT and none of the above. DGFT फॉरेन ट्रेड को गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। अगर DGFT ऑथराइज करती है कि आप सेकेंड हैंड गुड्स मंगा सकते हैं अदर देन द कैपिटल गुड्स, तो भाई आप मंगा सकते हैं। अदर वो ऑथराइजेशन नहीं देती है तो आप नहीं मंगा सकते हैं। So as per the question, option C or the option 3 is the correct answer. Question 61. Import of hazardous waste into India is, hazardous waste क्या होते हैं? जो कि ह्यूमन हेल्थ को और नेचर को नुकसान पहुंचाएं, उनके लिए डेंजर हो, खतरा हो। तो अगर ऐसे इंपोर्ट होता है तो भाई उसको क्या किया जाना चाहिए? अलाउ करना चाहिए, फ्रीली अलाउ करना चाहिए, कंडीशनली अलाउ करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कुछ पार्ट्स को, कुछ देश के कुछ हिस्सों में नहीं आएगा, बाकी हिस्सों में हजारडस वेस्ट उतर सकता है, या टोटल ही प्रोहिबिट कर देना चाहिए? तो एज पर द क्वेश्चन द आंसर इज प्रोहिबिटेड। ऑप्शन ए और द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। हजारडस वेस्ट जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और नेचर के लिए भी, उनको प्रोहिबिट किया जाता है। They are prohibited. Question 62. Who pays the custom duty if goods are pilfered after they are unloaded but before they are cleared from the port? Question ये पूछ रहा है कि अगर गुड्स आए, इंपोर्टेड गुड्स आए, कस्टम्स की बाउंड्रीज को क्रॉस करके, उस पर ड्यूटी लाइबल है पे होने के लिए, और उनकी चोरी हो जाती है। पिल्फर्ड मतलब चोरी हो गई फ्रॉम द पोर्ट। पोर्ट किसकी निगरानी में होता है? होता तो कस्टम्स के सुपरविजन में है, लेकिन उसके लिए कोई उत्तरदायी होता है, कोई उसको होल्ड करता है। कब? क्लियरेंस होने से पहले। क्लियरेंस हो गया तो जिम्मेदारी इंपोर्टर की, इंपोर्टर को दे दिया, ले जाओ भाई, तुम्हारा चोरी हो चाहे ना हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है। क्लियरेंस नहीं हुआ है तो कहाँ पे रखा हुआ है? वेयर हाउस में रखा हुआ है, गोडाउन में रखा हुआ है, वहां से चोरी हो गया गुड्स, तो उसकी लायबिलिटी किसकी है? अभी गुड्स इंपोर्ट हुए हैं तो इंपोर्टर की लायबिलिटी बनेगी। सीधी सी बात है, कस्टम को तो ड्यूटी चाहिए, कस्टम तो ड्यूटी अपनी नहीं छोड़ेगी। So among the options we have the custodian, importer, customs broker, no one because the goods are not available. अब no one because the goods are not available नहीं होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी कि गुड्स आया तो ड्यूटी तो हम लेंगे। ड्यूटी तो बनती है, तो ड्यूटी बनती है तो जिम्मेदारी बनती है किसी की। गुड्स किसका था? इंपोर्टर का था, तो इंपोर्टर दे, तो इंपोर्टर कहे भाई गुड्स तो चोरी हो गया और मेरे पास तो आया नहीं, तो मैं तो मेरे लिए तो लॉस ही है पूरा, तो भैया मुझे को तो डिस्काउंट दे दो उस पे, गुड्स पे जो चोरी हो गए। जैसे गुड्स अगर सड़ गए तो उस पे डिस्काउंट मिल जाता है, तो गुड्स चोरी हो गए तो इंपोर्टर तो यही कहेगा, भैया मर्सी अपील करेगा कि गुड्स चोरी हो गए तो मेरी तो लायबिलिटी नहीं बनती है, मैं नहीं दूंगा ड्यूटी। तो कहेगा ये मैंने कस्टम ब्रोकर को दिया था फाइल करने के लिए पेपर, ये जाने कि क्या करना है, कैसे करना है, मेरे तो गुड्स का नुकसान हो गया, तो वैसे ही नुकसान हो गया। कस्टम ब्रोकर कहेगा मैंने तो वही पेपर फाइल किया था, मैंने तो गुड्स को देखा भी नहीं, और गुड्स अगर मैंने देखा भी, एग्जाम कराया उसके बाद चोरी हो गया, मेरी कस्टडी में तो था नहीं, मेरे को तो अपना थोड़ा सा कंसल्टेंसी चार्जेस लेना है इंपोर्टर से, जो चोरी हो गया तो मैं नुकसान की भरपाई कैसे करूंगा? मैं ड्यूटी नहीं पे कर सकता। कस्टोडियन निगरानी में किसके है? कस्टोडियन के। कस्टोडियन ने गार्ड्स लगाए हैं, कस्टोडियन का स्पेस है, चाहे वो पब्लिक वेयर हाउस हो चाहे प्राइवेट वेयर हाउस हो। कस्टोडियन जब माल की जिम्मेदारी लेता है तो वो, जैसे आप कस्टम ब्रोकर का लाइसेंस ले रहे हैं और 5 लाख की सॉल्वेंसी दे रहे हैं, तो उससे भी कहीं ज्यादा सॉल्वेंसी कस्टोडियन देता है, कि जो ड्यूटी की जिम्मेदारी बनेगी सरकार के प्रति, कस्टम्स के प्रति, उसको लायबल, उसको पे करने के लिए वो लायबल है। वो ऐसा नहीं है कि वो कस्टम ब्रोकर के साथ हाथ मिला देगा और बगैर ड्यूटी पेमेंट के लिए अपने गोडाउन से माल को जाने देगा। तो अगर गुड्स चोरी हो गए, अगर वो उनका रक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए वो समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था, तो ये उसकी गलती है और इसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। तो एज पर द क्वेश्चन, अगर गुड्स चोरी हो जाते हैं, पिल्फर्ड हो जाते हैं आफ्टर दे आर अनलोडेड बट बिफोर दे आर क्लियर्ड फ्रॉम द पोर्ट, तो कस्टोडियन इज liable to pay the duty to the government. Importer is not liable. So as for the question, option 1 or the option A is the correct answer. Custodian will pay the duty to the government. Question 63. Goods are imported at Nhava Sheva port and transported to ICD Tughlakabad, where freight amount from Nhava Sheva to ICD shall be added in the assessable value. क्वेश्चन ये है, ये केस स्टडी है। केस स्टडी के क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं, और आपको केस स्टडी, अगर आपको वर्किंग क्लियर है, आप
आपने थोड़ा बहुत समझा हुआ है वर्किंग को तो आप आंसर दे पाएंगे, और अगर आप कंफर्म नहीं है तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, और आपको जानना चाहिए कि प्रोसीजर क्या होता है, क्या इन्वॉल्व होता है। Among the options that we have, yes 20% of the FOB वैल्यू, हमने जैसे कहा कि 20% फ्रेट वैल्यू ऐड होगी कंप्यूटेशन करने के लिए, ड्यूटी को असेसमेंट वैल्यू निकालने के लिए, असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए 20% ऑफ द FOB वैल्यू ऐड होगी, चाहे फ्रेट अमाउंट ज्यादा पे किया गया हो। ये ऐसा हमने पढ़ चुके हैं पीछे क्वेश्चंस में। ऑप्शन बी सेज यस एक्चुअल फ्रेट अमाउंट फ्रॉम नवा शिवा टू आईसीडी, एक्चुअल फ्रेट अमाउंट जो नवा शिवा और आईसीडी से लगा वो ऐड कर दो। तीसरा कहता है नो, ऑप्शन 4 कहता है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन नहीं पूछ रहा है, फ्रेट कॉस्ट की बात यहाँ नहीं हो रही है। नवा शिवा पोर्ट कहाँ पे है, बॉम्बे में है। आईसीडी तुगलकाबाद कहाँ पे है, ये इनलैंड कंटेनर डिपो तुगलकाबाद जो है ये दिल्ली में है। तो दो कस्टम्स के पोर्ट इन्वॉल्व हुए हैं, दो अलग अलग जुरिडिक्शनल कस्टम हाउसेस इन्वॉल्व हुए हैं। कस्टम वैल्यूएशन रूल्स का ये क्वेश्चन है, उसको रेफर करिए। ये कहता है कि नवा शिवा से आईसीडी जो फ्रेट लगा उसको हम कहते हैं इनलैंड हॉलेज चार्जेस। वो जो फ्रेट लगा नवा शिवा से आईसीडी का, क्या वो असेसेबल वैल्यू में ऐड होगा? आंसर इज असेसेबल वैल्यू में वो फ्रेट ऐड होगा जो कि प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन से, लेट्स से चाइना से माल आ रहा है, या जर्मनी से माल आ रहा है, या यूएसए से माल आ रहा है। ज्यादातर ये जो कंसेप्ट है, केस स्टडी है, ये चाइना से रिलेटेड है। चाइना से शिप में माल लोड हुआ और वो नवा शिवा पोर्ट पे आ गया। नवा शिवा तक जो आया, जो वहां पे फ्रेट कॉस्ट हुआ, वो 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू ही सिर्फ असेसेबल वैल्यू में ऐड होगी। जो नवा शिवा से आईसीडी तक आने का जो खर्चा है, जिसे हम इनलैंड हॉलेज चार्जेस कहते हैं, ये ऐड नहीं होगा असेसेबल वैल्यू में। ये रूलिंग है, ये क्लियर है, ये कस्टम वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग है कि असेसेबल वैल्यू में इनलैंड हॉलेज चार्जेस ऐड नहीं होंगे। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question 64, whether part delivery of an import consignment in a bill of entry is possible? क्या part delivery possible है import consignment की bill of entry में? As per the options, yes, in specified circumstances like non-receipt of some of the containers, etc. Option B, yes, as per the choice of importer or custom brokers. Option C, no, full consignment has to be delivered at one go and none of the above. अभी ऐसा है कि वो कह रहा है पार्ट डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। अब अगर हम ये कहें कि नहीं, फुल कंसाइनमेंट एक बार में आए तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, तो क्या जो अगर पार्ट डिलीवरी में आ गए तो क्या पड़ा रहेगा पोर्ट पे? ऑप्शन बी कहता है यस एज पर द चॉइस ऑफ इंपोर्टर एंड कस्टम ब्रोकर। भाई इंपोर्टर कहता है मैं नहीं क्लियर कराऊंगा, मैं पूरा एक बार में मैं मंगाऊंगा ही नहीं, मैं तो पार्ट में ही हर बार मंगाऊंगा, तो उससे डबल टाइम बढ़ेगा, पेंडेंसी बढ़ेगी पोर्ट पे। जब तुम एक बार मंगा सकते हो तो एक बार में मंगा लो। और सपोज इंपोर्टर कहता है कि मैं मंगा लूंगा, कस्टम ब्रोकर कहता है हाँ मैं करूंगा, आराम आराम से करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, तो कस्टम ब्रोकर इज लायबल टू डू हिज वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है यस इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि कुछ कंटेनर्स नहीं आ पाए। वैसे तो बिल ऑफ एंट्री जो फाइल होगी वो बिल ऑफ लेडिंग के हिसाब से फाइल होगी, और जितने कंटेनर्स बिल ऑफ लेडिंग में मेंशन है उतने कंटेनर्स आपके बिल ऑफ एंट्री में मेंशन होंगे। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में किसी तरह की इमरजेंसी या एक्सीजेंसीज में, किसी भी तरह के नेचुरल कैलेमिटी के चलते, किसी भी सिचुएशन में, एनी स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस, अगर कुछ कंटेनर्स नहीं आते हैं तो पार्ट डिलीवरी हो सकती है। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए और द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Question 65, all edible products can be imported only if their valid shelf life is not less than। एडिबल प्रोडक्ट्स अगर इंपोर्ट करेंगे तो उनकी वैलिड शेल्फ लाइफ होती है कुछ, जिससे पहले कि उनको कंज्यूम करना चाहिए, अदरवाइज ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं। एज पर द ऑप्शंस वी हैव 50% ऑफ द ओरिजिनल शेल्फ लाइफ और 3 months बिफोर एक्सपायरी। ऑप्शन बी
60% of the original shelf life or 3 months before expiry, 70% of the original shelf life of 3 months before expiry, and 80% of the original shelf life of 3 months before expiry. तो सारे ऑप्शन को 3 months before expiry को मेंशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट 3 महीने तो शेल्फ लाइफ हो ही उसकी, कि मंगा लिया तो 3 महीने तो समय दिया जाना चाहिए बिकने के लिए उसको, चाहे कहीं से भी बिक रहा हो, अमेजन से बिक रहा हो, फ्लिपकार्ट से बिक रहा हो, इंपोर्ट होने के बाद कस्टमर अपनी वेबसाइट से बेच रहा हो या अपनी दुकान में रख के सेल कर रहा हो, तो उसको कहते हैं शेल्फ लाइफ। तो ये रूलिंग है कि अगर शेल्फ लाइफ किसी भी प्रोडक्ट की लेस देन 60% है तो उसे इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो एज पर द क्वेश्चन, ऑप्शन बी और द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 60% ऑफ द ओरिजिनल शेल्फ लाइफ और 3 months बिफोर एक्सपायरी। क्वेश्चन 66, in case of import of textile, if pre-shipment certificate from textile testing laboratory accredited to National Accreditation Agency of the country of origin is not available, then sample has to be tested from टेक्सटाइल से रिलेटेड इंपोर्ट हुआ, टेक्सटाइल की किसी टेस्टिंग लेबोरेटरी ने, जो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ का है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड कोई भी टेक्सटाइल की टेस्टिंग लेबोरेटरी ने शिपमेंट भेजने से पहले कोई भी टेस्टिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो उस केस में क्या होगा, सैंपल कहाँ से टेस्ट होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सीआरसीएल लेबोरेटरी जो सीबीआईसी के अंडर में वर्क करती है, क्या वो टेस्ट करेगी, फसाइस को टेस्ट करेगा, आईआईटी टेस्ट करेगी, या टेक्सटाइल कमेटी टेस्ट करेगी। अब सीआरसीएल लेबोरेटरी जो होती है वो सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी होती है, वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स को करती है उनका रिवेन्यू एनालिसिस करने के लिए, फसाई फूड आइटम्स पे करता है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो हर एक मामले में तो नहीं पड़ेगा। तो टेक्सटाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल कमेटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की, वो कंसर्न है इसके इंपोर्ट से। तो बेसिकली जो टेक्सटाइल के रिलेटेड आइटम्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में टेस्ट होते हैं, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं टीसीटी और द टेक्सटाइल टेस्ट कमिटी। तो एज पर द ऑप्शंस, ऑप्शन 1 और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Question 67. What is the duration for sanctioning refund under section 27 after which interest on such refund is payable by the department? ये क्वेश्चन पहले किसी और तरीके से पूछा गया था, अभी किसी और तरीके से पूछा गया है। बेसिकली सेक्शन 15 और सेक्शन 27 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से समझिए। सेक्शन 47 इसको बहुत अच्छे से समझिए, इनके जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट सबसेक्शंस हैं, इनको भी याद करिए, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है कि रिफंड सैंक्शन करना है सेक्शन 27 में, वो ड्यूरेशन कौन सा है जिसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। हमने पहले एक इंटरेस्ट का क्वेश्चन लिया था जिसकी इंटरेस्ट हमने बताया था कि 6% लगेगा, तो किस आफ्टर हाउ मेनी ड्यूरेशन। एक क्वेश्चन हमने लिया था जिसमें 1 साल की लिमिट हमने बताई थी, 1 साल की लिमिट लगेगी। अगर इंपोर्टर को रिफंड क्लेम करना है तो वो कितने समय में कर सकता है, 1 साल में कर सकता है। लेकिन अगर उसने ड्यूटी जो है वो प्रोटेस्ट में पे करी हुई है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका भी एक क्वेश्चन है, आगे हम लेंगे इसको, ये उसके सबसेक्शंस में डिफाइंड था सेक्शन 27 में। मैं बता रहा हूँ आपको, यू हैव टू लर्न दैट। आपको कस्टम एक्ट याद होना चाहिए, समझ एटलीस्ट समझा हुआ होना चाहिए, एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट, इंपोर्टर ने तो ड्यूटी पे कर दी है लेकिन ज्यादा पे कर दिया, उसको रिफंड मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को रिफंड देना है, बट किसी कारणवश उसका रिफंड डिले हो गया है, तो रिफंड जब डिले हो गया है तो उसका इंटरेस्ट किस परसेंटेज से ड्यू होगा, 6% से ड्यू होगा। कितने समय के बाद, 3 महीने के बाद। तो एज पर क्वेश्चन ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑफ 3 months। क्वेश्चन 68, इन फर्स्ट चेक असेसमेंट क्या होता है, क्या होता है फर्स्ट चेक में, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। हमने पहले भी पूछा था फर्स्ट पार्ट में कि फर्स्ट चेक क्यों दिया जाता है, क्यों होता है फर्स्ट चेक। फर्स्ट चेक तब होता है जब इंपोर्टर या कस्टम ऑफिसर कंफर्म नहीं होता है कि क्या आया है, गुड्स में ड्यूटी कैसे कंप्यूट करी जाए। जनरली तो ये होता है आपने पेपर फाइल कर दिया और जो वैल्यू थी उसमें सारे जो प्रोटोकॉल और एल्गोरिदम लगा के आपने एफओबी वैल्यू और सीआईएफ वैल्यू कंप्यूट करी और आपने ड्यूटी कंप्यूट कर लिया। बट जनरली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट चेक है, आपको कंफर्म ही नहीं है कस्टम वाले को या इंपोर्टर को कि कैसे ड्यूटी कंप्यूट होगी, तो क्या करेंगे। अमंग द ऑप्शन दैट वी हैव,
Goods are first examined and assessment is done thereafter. Option B says goods are examined after assessment and payment of duty. Goods are cleared first and then assessment is done later and none of the above. तो ऐसा है कि none of the above तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा ही. तो गुड्स क्लियर कर दिया और बाद में असेसमेंट कर रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल के बाहर हो गई. तो कस्टम पहले गुड्स आर एग्जामिन्ड आफ्टर गुड्स का असेसमेंट हो गया, पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो गई, उसके बाद एग्जामिन करने से कोई बेनिफिट नहीं है. तो गुड्स पहले एग्जामिन होते हैं, फिर उसका असेसमेंट होता है, फिर उसका ड्यूटी पेमेंट होता है. फर्स्ट चेक असेसमेंट होता है इसीलिए है क्योंकि कितना गुड्स आया है, किस क्वांटिटी में आया है, कैसे उसका ड्यूटी कंप्यूट होगा, वो आप नहीं, आपको कंफर्म्ड है या कस्टम ऑफिसर को डाउट है या फिर इंपोर्टर कंफर्म नहीं है कि कितना गुड्स आया है, तो वो फर्स्ट चेक के लिए रिक्वेस्ट करता है. इसमें गुड्स पहले एग्जामिन होते हैं, सारा पैकिंग लिस्ट के हिसाब से उसको वेरीफाई किया जाता है, निकाला जाता है कितने गुड्स आए हैं, क्या नहीं है. अगर लोडिंग करने की जरूरत है या लोडिंग करने की जरूरत नहीं है, तो अगर सब कुछ सही है तो लोडिंग नहीं होगी, अगर कुछ भी गलत उसमें पाया गया तो उसमें लोडिंग होगी. गुड्स की वैल्यू पे लोडिंग होगी 10% की, 20% की, एज पर द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स. तो फिर उसके बाद उसका असेसमेंट होगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसकी ड्यूटी पे होगी या उस पर रिलीज किया जाएगा आइटम्स का. तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Question 69. In absence of the actual freight and insurance charges, the percentage of FOP taken as freight and insurance for the purpose of computing the accessible value is. ये ड्यूटी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है. सीए बहुत ही इंटरेस्ट लेके इस क्वेश्चन को समझेंगे और एमबीएस और जी कार्ड होल्डर्स इसको समझें क्योंकि उनको वाकई में इसकी बहुत जरूरत है ड्यूटी कंप्यूटेशन के लिए. असेसिबल वैल्यू कैसे कंप्यूट की जाती है, कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 का ये क्वेश्चन है कि एफओबी वैल्यू का तो 20% लिया जाता है जो हम पहले क्वेश्चंस में देख चुके हैं, और इंश्योरेंस जो लिया जाता है वो 1.125% लिया जाता है. तो एज पर द ऑप्शन फ्रेट 18%, इंश्योरेंस 1%, फ्रेट 20%, इंश्योरेंस 1.125%, फ्रेट 20%, इंश्योरेंस 2% एंड नन ऑफ द अबव. तो एज पर द ऑप्शंस freight 20% and insurance 1.125%. So option B is the correct answer. Question 70 says the exchange rate in respect of X bond bill of entry is taken as the rate as on date of presentation of warehouse B, the rate as on date of presentation of X bond B, the rate as on actual clearance of goods for the home consumption. तो home consumption और X bond B एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया गया, नन ऑफ द अबव. तो एज पर द क्वेश्चन की एक्सपॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी गई है तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, एक्सचेंज रेट वही होगा जो कि डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द वेयर हाउस बी, जिस दिन वेयर हाउस किया गया था उस दिन का डेट का रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा. तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 71. व्हाट इज द रेट ऑफ सोशल वेलफेयर सरचार्ज लेवीड ऑन इंपोर्ट. सोशल वेलफेयर चार्ज किस रेट से लगाया जाता है, वो 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है. तो एज पर द ऑप्शन 10% ऑफ द असेसिबल वैल्यू, 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10% ऑफ द असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड नन ऑफ द अबव. So as per the question, option B is the correct answer, 10% of the basic custom duty. Question 72. A person import goods worth rupees 1 lakh and sells the same on the high seas to another person for rupees 1,50,000. on what value custom duty should be charged. तो custom duty जो चार्ज होगी तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है उस पे चार्ज होती है. फाइनल सेल वैल्यू क्या है उसको कंसीडर किया जाता है ड्यूटी कंप्यूटेशन के लिए. अर्लियर क्या हुआ करता था कि हाई फीस जहां इन्वॉल्व होती थी वहां 2% और ऐड किया जाता था, बट उस कंसेप्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है. वो आउटडेटेड कंसेप्ट है, 2% तो नहीं ऐड होगा. फाइनल जो सेल्स वैल्यू है उसी को कंसीडर किया जाएगा 1.5 लाख को ड्यूटी कंप्यूटेशन के. तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. Question 73. As per Rule 10 of the Custom Valuation Rules, determination of the price of imported goods, Rules 2007, which of the following is not to be added in the transaction value. So Custom Valuation Rules बहुत important है. उसमें वो ये कह रहा है कि among the options कौन सी वैल्यू ऐड नहीं होगी. Among the options, buying commission, cost of the packing, brokerage, royalty related to the imported goods, which is payable as a condition of sale of goods. Custom Valuation Rules को अगर हम रेफर करते हैं तो उसके अंदर केवल बाइंग कमीशन जो है वो नहीं दिया गया है, बाकी सारी चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हैं कि वो ऐड होंगी ट्रांजैक्शन वैल्यू में, चाहे वो कॉस्ट ऑफ पैकिंग हो, ब्रोकरेज हो या रॉयल्टी हो. सो एज फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन ए और ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 74. द प्रोसीजर फॉर आईजीएम अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट. आईजीएम का अमेंडमेंट होना है तो वो उसमें क्या प्रोसीजर होता है वो पूछ रहा है. अमंग द ऑप्शंस, इट रिक्वायर्स एडजुडिकेशन इन ऑल केसेस. नहीं, हर केस में जरूरत नहीं होती है. एडजुडिकेशन टेक्स प्लेस ओनली इन केसेस ऑफ मेजर अमेंडमेंट. अगर मेजर अमेंडमेंट है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन दिख रहा है या कोई और रीजन है तो उस केस में एडजुडिकेशन होगा. आईजीएम कैन बी अमेंडमेंट एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया बाय द शिपिंग लाइन
ऑन इट्स ओन नहीं, ऐसा नहीं होता, ऑन इट्स ओन कुछ नहीं होता है, सब कस्टम्स से गवर्न होता है। नन ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं है। एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर फॉर आईजीएम अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट द एडजुडिकेशन टेक्स प्लेस ओनली इन केसेस ऑफ मेजर अमेंडमेंट। Question 75. An importer imports goods requiring NOC from FSI. Can he file a warehousing bill of entry and warehouse the goods without getting NOC from the FSI? As per the context of 2019, ये question पूछा गया था. Among the options we have no, yes, NOC from FSI is not required. Yes, however, NOC from FSI needs to be obtained before exporting of the goods, and exporting will be allowed only after getting the NOC from FSI, and none of the above. हमने देखा FSI एक एक्रोनिम है, इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई फूड प्रोडक्ट आया है वो FSI को इसलिए रेफर होता है ताकि फूड सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। तो इंपोर्टर ने गुड्स मंगाया, उसके लिए एनओसी की जरूरत थी, फूड आइटम्स थे बट उसके पास एनओसी नहीं थी, उसको वेयर हाउस करना था, तो उसने वेयर हाउस की बिल ऑफ एंट्री फाइल कर ली और वेयर हाउस हो गया। और उसके बाद जब उसको वहां से उसके पास उसने ड्यूटी पेमेंट के लिए फंड आ गया, उसने ड्यूटी पेमेंट करी, ड्यूटी पेमेंट करनी चाहिए तो उसने फिर वेयर हाउस से माल निकाल लिया, तो उसमें उस तब तक उसके पास एनओसी आ गई, क्योंकि FSI कुछ टाइम लगेगा एनओसी देने के लिए, वो टेस्ट करेगा फूड आइटम को, सैंपल्स को। तो उसने टेस्ट कर लिया और उसने फिर एनओसी दे दी। जब उसने एनओसी दे दी तो फिर उसने अपने वेयर हाउस से गुड्स का रिलीज ले लिया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इन दिस सिनेरियो अगर जब उसके पास एनओसी नहीं है तो वो वेयर हाउस करा सकता है, और जब उसके पास एनओसी आ जाती है तो फिर वेयर हाउस से वो रिलीज करा सकते हैं, यानी एक्सपोर्टिंग करा सकते हैं। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Yes, however, NOC from FSI needs to be obtained. FSI से NOC तो आपको चाहिए ही before exporting of the goods. उससे पहले आपको चाहिए, and exporting will be allowed only after getting NOC from FSI. But अब ये रूलिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। As per the context of 2019, this answer was correct. But अब आपको वेयरहाउसिंग कराने से पहले आपको NOC चाहिए FSI से। तो आप पहले अपना प्रायर में फाइल करिए, सैंपल FSI को अवेलेबल कराइए, जब आपके पास एनओसी आ जाएगी then your goods will get warehoused. So in the next video we'll be taking up further 25 questions. Hope you are enjoying learning it, learn the basic concepts. Thank you.